तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम। अभी तक हमने पढ़ा थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, और उनमें जो खामियां थी उनको इम्प्रूव करने के लिए फिर नेक्स्ट मॉडल आया बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोर ने क्या किया, बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन, ये है न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन द फिक्स ऑर्बिट्स। फिक्स ऑर्बिट्स, इसी को हम सेल भी बोलते हैं, फिक्स ऑर्बिट और सेल। इसी को डिस्क्रीट ऑर्बिट भी बोलते हैं। तो बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन फिक्स ऑर्बिट्स और सेल्स और डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। फिक्स ऑर्बिट में ही ये रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन केवल फिक्स ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए फिक्स ऑर्बिट, in a fixed orbit or cell or discrete orbit, neither emits nor absorbs energy। अब देखिए ये इनके मॉडल का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए फिक्स ऑर्बिट नाइदर इमिट्स नॉर एब्जॉर्ब्स एनर्जी। जब फिक्स ऑर्बिट में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी इमिट करेगा, रेडिएट करेगा, इमिट्स मीन्स रेडिएट, ना तो एनर्जी निकालेगा, नॉर एब्जॉर्ब्स, ना तो एनर्जी लेगा। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स रहेगी। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स रहेगी तो ये कॉन्टिन्यूअस इसी पाथ पर घूमता रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर आकर गिरेगा नहीं। तो रदरफोर्ड के मॉडल में जो खामियां थी कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनर्जी रेडिएट करके यहाँ पे आके गिर जाएगा, उसको इन्होंने इम्प्रूव कर दिया। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए फिक्स ऑर्बिट नाइदर इमिट्स नॉर एब्जॉर्ब्स एनर्जी। जब फिक्स ऑर्बिट में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी लेगा ना एनर्जी देगा, तो इसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, तो स्पाइरल पाथ में आकर न्यूक्लियस के अंदर गिरेगा नहीं। पॉइंट नंबर 3, फिक्स ऑर्बिट में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी लेगा ना तो देगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। मान लीजिए ऑर्बिट को हम ऐसे दिखाते हैं, ऑर्बिट को फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऑर्बिट की एनर्जी हम E1, E2, E3 एंड E4, हर ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी होती है। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी E1, सेकंड की E2, थर्ड की E3, फोर्थ की E4। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे ये E1, E2, E3, E4 ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट हैं, इनकी एनर्जी कम होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हायर एनर्जी ऑर्बिट्स जो हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाता है तो ये जो एनर्जी का इतना गैप है E2 माइनस E1 के बराबर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। इसको एनर्जी चाहिए तब यहाँ से जंप करके यहाँ तक जाएगा। और जब ये किसी हायर से, मान लीजिए E3 से E2 पर आ रहा है, तो ये जितना एनर्जी गैप है उतनी एनर्जी वो रेडिएट करता है। तो इतने एनर्जी के बराबर ये एब्जॉर्ब करेगा। और अगर यहाँ से हायर से लोअर पर आएगा तो E3 माइनस E2 के बराबर जो एनर्जी होगी इतनी एनर्जी ये इमिट करेगा। और इसकी वैल्यू होती है H न्यू। H है प्लैंक कांस्टेंट, जो हम आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट। और न्यू है फ्रीक्वेंसी, जिसको कि आप फ्रीक्वेंसी पढ़ के आए हैं। न्यू फ्रीक्वेंसी H प्लैंक कांस्टेंट।
तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जंप करेगा तो हायर और लोअर के बीच जितना एनर्जी गैप रहेगा उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा तो हायर और लोअर के बीच में जितना एनर्जी गैप रहेगा उतनी एनर्जी वो इमिट करेगा। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड। अगर हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, लोअर से हायर में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? E2 माइनस E1 अपान H। हमने आपको बताया था हायर से लोअर के बीच में जितना गैप रहेगा उतनी एनर्जी के बराबर अगर लोअर से हायर में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, हायर से लोअर में आएगा तो इमिट करेगा। तो वही है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड न्यू विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1 अपान H। नंबर 5, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम कंप्लीट मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है H अपान 2 पाई का। इसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है? मान लीजिए ये कोई एक्सिस है, ये सर्कुलर पाथ पर कोई, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की कुछ वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन का मास है, तो मास इंटू वेलोसिटी इसको हम बोलते हैं मोमेंटम। आपने पढ़ा होगा मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम। अब ये जो इसकी यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, मोमेंटम में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा हो जाता है एंगुलर मोमेंटम, मीन्स mv इंटू r, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपान 2 पाई। जिस ऑर्बिट के लिए ये कंडीशन फुलफिल होगी उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। n विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो n इक्वल टू 1 भी हो सकता है, दूसरी ऑर्बिट में रहेगा तो n इक्वल टू 2 हो सकता है, तीसरी ऑर्बिट में रहेगा तो n इक्वल टू 3, चौथी ऑर्बिट में रहेगा तो n इक्वल टू 4। H है प्लैंक कांस्टेंट, पाई वही है जो मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम या जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम H अपान 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स कंप्लीट मल्टीपल, n में बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एंगुलर मोमेंटम को हम मूवमेंट ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। मूवमेंट ऑफ मोमेंटम फिजिक्स में आप पढ़ेंगे। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंगुलर मोमेंटम, दिस इज आल्सो नोन एज मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। तो दिस वाज ऑल अबाउट बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बच्चों अब हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोर्स मॉडल की मेरिट क्या है? नो डाउट इट वाज एन इम्प्रूवमेंट ओवर रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल बिकॉज it was able to explain the stability of atom and spectrum of hydrogen or hydrogen like one electronic species. Hydrogen means 1H1, हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 तो 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज, हीलियम प्लस, लिथियम डबल प्लस, बेरिलियम ट्रिपल प्लस। अब देखिए 2 3 4 इट वॉज एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी एंड स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक 1 इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। हाइड्रोजन के पास यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 1 इलेक्ट्रॉन निकल कर गया यूनिपॉजिटिव बना तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन।
यहाँ पर लिथियम एटॉमिक नंबर 3, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, डाई पॉजिटिव है तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 3 निकल गए तो यहाँ पर भी बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम वाज एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी एंड स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक वन इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, बट it was unable to explain the stability and spectra of multi-electronic species. Able to explain stability of hydrogen and hydrogen like single electronic species like this and this, but unable to explain multi electronic species, ऐसी स्पेसीज या एटम जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है, उनकी स्टेबिलिटी और स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये है ड्रॉबैक नंबर 1। ड्रॉबैक नंबर 2, ये मेरिट्स था, ये है ड्रॉबैक। ड्रॉबैक नंबर 2, इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन इट इज ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड splitting of spectral lines of atom when these are observed under electric field, this phenomena is known as स्टार्क इफेक्ट। तो ऐसा क्यों होता है? स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोर का मॉडल। दूसरा है जीमान इफेक्ट। ये क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता है तो वहाँ पर भी स्प्लिटिंग होती है। ऐसा क्यों होता है? इसको भी बोर मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो जीमान इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के केस में ये बोर्स मॉडल फेल हो गया। थर्ड डिमेरिट है, इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम किस तरह से कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, इसको भी ये मॉडल एक्सप्लेन करने में असफल रहा। इसका मतलब इससे भी किसी रिफाइंड मॉडल की ज़रूरत है।